नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। शिवानी जी की जादुई कलम से लिखी हुई कृष्णकली इस उपन्यास का दूसरा हिस्सा। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगा। कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए चलते हैं शिवानी जी के जादुई संसार में। कृष्णकली भाग 2। पन्ना अपलक दृष्टि से बच्ची को देख रही थी। कैसे सुंदर घने बाल थे और कैसी बड़ी बड़ी आंखें। लगता था गर्भ से ही अंजन आंज कर आई है। बड़ी थी कितनी प्रसन्न होंगी इसे देखकर। एक बार उनकी बंगाली दासी खुद अपने पोते को लेकर आई थी तो पूरी पीली कोठी कोठी की 17 मातृहीना सुंदरियों का मातृत्व तड़प उठा था। कोई उसे उठाकर पागलों की भांति चूमती, कोई उसके बालों के छल्लों में कर्लिंग पिन्स लगाती। चीनी सुंदरी ली वांग ने तो उसके लिए 2 रेशमी झब्बे भी सिल दिए थे और बड़ी दी उसे बगल में लिटाकर लिहाफ ओढ़ कर सो गई थी। कितने ही रेशमी झबले, सोने के कड़े, लॉकेट, नन्हे गद्दे, दूध पीने की शीशियां और झुंझुने लेकर खुद की पोती घर लौटी थी। उस प्रत्यागमन के मातम में उस दिन पीली कोठी के द्वार प्रत्येक अतिथि के लिए बंद रहे थे। लाओ रोजी, मैं इसे लेकर आज ही चली जाऊंगी। एक ही पल में निश्चय कर पन्ना ने डॉक्टर पैद्रिक की गोदी से बच्ची को एक लेकर एक बार फिर छाती से लगा लिया। कृतज्ञता से विह्वल डॉक्टर पैद्रिक के कंठ से एक शब्द भी नहीं फूटा। ऐसी आनंदानुभूति उन्हें पहले कभी नहीं हुई थी। तब भी नहीं जब रोग से नुची खुची बीभत्स बन गई रोगिणियां नवीन अंगों की नई बनावट से स्वयं ही आश्चर्य स्तब्ध होकर कृतज्ञता से उस जीवन दात्री के चरणों में लोट लोट गई थी। हाथ की बरसाती कंधे पर डाले डॉक्टर चुपचाप बाहर निकल आई। इस स्वर्गिक क्षण को वे अब कुछ कहकर नष्ट नहीं होने देंगी। उसी संध्या को वे स्वयं पन्ना को विदा दे आई थी। जितना ही जल्दी पन्ना जा सके उतना ही श्रेयस्कर था। अब्दुल्ला को वे जानती थी। लोग छिपकर ताक झांक करने वाला वह पठान उन्हें फूटी आंखों नहीं सुहाता था। आश्रम से तो वह कब का जा चुका था, पर वह कब, कहां और कैसे छिपा बैठा है कोई नहीं जान सकता था। पन्ना ने अल्मोड़ा का पता देकर रुपए मंगवाए हैं, यह सब माणिक सुन चुकी थी। पर उस जिद्दी छोकरी को वह अभी भी क्षमा नहीं कर पाई थी। उसे लेकर राय काका के सम्मुख लज्जित नतमुख खड़ी रह गई थी वह। उनके एक सामान्य से अनुरोध की भी तो वह रक्षा नहीं कर पाई थी। ठीक है, अब भुगते अपनी करनी। सोच रही होगी बड़ी दी भागती भागती मनाने आएंगी, रानी रूठेंगी, अपना सुहाग लेगी। आखिर कितने दिन चलेगा सूद का रुपया। एक न एक दिन उसे बड़ी दी की ही शरण में लौटकर आना ही होगा। पन्ना के अकस्मात रूठकर चले जाने से माणिक की कोई क्षति न हुई हो ऐसा भी नहीं था। बढ़ती वयस के चिन्ह पन्ना के अपूर्व चेहरे की कांति को तनिक भी तो मलिन नहीं कर पाए थे। जहां माणिक के बालों की संदिग्धता पूर्ण कालिमा देखने वाले को कुछ ही देर के लिए छल पाती, वहां पन्ना के घने काले बालों में किसी प्रकार के छल कपट की मरीचिका नहीं थी। न उस चिकने चेहरे पर कोई झुर्री ही आई थी। स्वच्छ दंत पंक्ति में पान दोखते का एक धब्बा भी पन्ना ने नहीं लगने दिया था। दिन रात कथक नृत्य की कठोर घुर्नियों ने छिपछिपी गठन को इंच भर भी इधर उधर नहीं होने दिया था। शांत चेहरे पर कलुषित पेशे के धुंधले हस्ताक्षर ढूंढने से भी नहीं मिलते थे। जैसे किसी सुखी गृहस्थी की जीवित विज्ञापन सी कोई लक्ष्मी स्वरूपा गृहिणी ही उनके सम्मुख बैठी हो, ऐसा ही उसके अनन्य उपासकों को सर्वदा बोध होता। किसको विदेशी तीव्र मादक सुगंध रुचती है, किस संयमी प्रेमी को मोतियों की हल्की गमक पसंद है, कौन आमिष भोजी है, किसे वैष्णव निरामिष भोजन पसंद है, कौन उसे भड़कीली साड़ी पर दमकते चमकते पेशवाज में देखना चाहता है और कौन उसकी लाल पाड़ की गरद की साड़ी मंडिता भव्य मूर्ति का उपासक है। सब कुछ पन्ना को स्मरण रहता। इसी से उसके प्रेमियों को सर्वदा एक लंबे क्यू में खड़ा रहना पड़ता। एक लाल फेल्ट से बंधी डायरी में उसके सेक्रेटरी दुलाल बाबू सबके अपॉइंटमेंट की तिथि दर्ज करते जाते। केवल एक ही ग्राहक के लिए इस डायरी में लिखित तिथि का कोई महत्व नहीं था। कुमिल्ला के प्रख्यात जमींदार विद्युत रंजन मजूमदार जब चाहे तब पन्ना की पूर्व निर्धारित तिथियों में उलटफेर करा सकते थे। पन्ना का उनसे प्रथम परिचय राजभवन के एक जलसे में हुआ था। पन्ना के सुमधुर कंठ, अपूर्व सौंदर्य और बंकिम कटाक्षों की चर्चा उन दिनों संपूर्ण बंगाल में फैल चुकी थी।
संभ्रांत कुलीन बाह्य ग्रहों में भी ब्रह्मोत्सव में उसे विशेष सम्मान सहित आमंत्रित किया जाता था। ओ अनाथेर नाथ, ओ अगतिर गति, ओ अकुलेर कुल, ओ पतितेर पति। माघोत्सव में भाव विभोर होकर पन्ना ने गाया तो सुनने वालों की आंखों में आंसू छलक आए थे। क्या गुरुदेव ने यह पंक्ति उसी के लिए लिखी थी? यह उस पतिता के कंठ का जादू था या पंक्तियों का? शायद अनुपम कंठ स्वर पंक्तियों से मेल खाकर एकाकार हो गया था। पन्ना का हेडक्वार्टर तब पटना में था। नेपाल के किसी राणा ने उसकी माँ के लिए एक दर्शनीय कोठी बनवा दी थी। बड़ा सा हाथा कटहल, आम और जामुन के पेड़ों से भरा था। एक और फर्रुखाबादी जामुन, मलिहाबाद के आम और मेदिनीपुर से काजू के पेड़ ला लाकर लगाए गए थे। दूसरी ओर फूलों से सुवासित उद्यान में संगमरमर के फव्वारे, वीनस की मूर्ति, पीतल के काठियावाड़ी हिंचकों की छटा देखने दूर दूर से पन्ना की माँ के विदेशी अतिथि दिन रात आते रहे। पन्ना की माँ का नाम था मुनीर। देखने में असाधारण रूपवती न होने पर भी उस रोबदार पेशेवर महिला का सर्वोच्च विदेशी समाज में उठना बैठना लगा रहता। उसके मांसल कंठ की त्रुटिहीन अंग्रेजी सुनकर बड़े बड़े भारतीय अफसर दंग रह जाते। जिसके हाथ में देश की सत्ता थी, उस ललमोही जाति को जीतने से पहले उनकी भाषा सीखनी होगी, यह मुनीर भली भांति समझती थी। दो दो गवर्नेंस एक साथ रखकर उसने उनकी भाषा की सरस्वती स्वयं ही अपनी जिह्वा पर खोद कर रख ली। विदेशी समाज का कोई भी जलसा क्यों न हो, मॉडर्न पार्टी या लॉर्ड साहब की पिग स्टिकिंग पार्टी का खेमा, पोलो प्रदर्शन या लाट की मेम का बाजार, गहनों से झलमलाती पान के बीड़े से ऊंचे कपोलों को कुछ और ऊंचा उठाए मुनीर मेजबान की कुर्सी से सटी बैठी रहती। उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी तीनों भाषाओं पर उसका समान रूप से अधिकार था। एक बार उसके विदेशी प्रेमी डिक्की ने उसे हंसी हंसी में बेगम समरू कहकर पुकारा तो वह भड़क उठी थी। इट इज नॉट अ कॉम्प्लीमेंट डिक्की, उसने कहा था। क्या तुम नहीं जानते बेगम समरू देखने में कैसी थी? एकदम साधारण। और क्या तुम चाहते हो कि बेगम समरू की ही भांति मैं भी अपने विदेशी प्रेमियों को ठोकर मारती फिरूं? डिक्की दंग रह गया था। इतिहास, भूगोल, आयुर्वेद, ज्योतिष सब कुछ पढ़ने के लिए समय कहाँ से मिल जाता था मुनीर को? तराई में कहाँ बड़ा गेम मिल सकता है, किस झील की मुर्गाबियां और बतखें प्रसिद्ध हैं, सब कुछ जानती थी वह। यही नहीं, उसकी बनाई कॉकटेल की एक एक अमृत स्वरूपी घूंट के लिए कितने ही समृद्ध विदेशी अहमवादी घुटने जमीन पर टेक कर रह जाते। छोटे से कद की गुदगुदे हाथ पैर वाली वह गुड़िया से प्रौढ़ा निकट आने पर भी 15 वर्ष की किशोरी ही दिखती। मुनीर की 3 पुत्रियां थी। बड़ी माणिक, जिसकी छोटी सी नाक, छोटी आंखें और सामान्य सी ही बात पर होठों पर थिरकने वाली हंसी की एक एक रेखा अपने राजवंशी पिता राणा से मिलती थी। बाप की दुलारी और माँ की मुँह लगी माणिक स्वभाव से ही क्रूर, जिद्दी और अहंकारी भी थी। दूसरी थी हीरा। नाम के विपरीत रूप प्रदान कर विधाता ने उससे निश्चय ही एक क्रूर परिहास किया था। माँ ने उसके जन्मते ही घृणा से मुंह फेर लिया था। छी छी, रंग था एकदम आबनूस। घुंघराले छोटे छोटे बाल, चिपटी फैली नाक और मोटे मोटे लटके हुए होठ। उसी को लेकर राणा और मुनीर के संबंध सदा के लिए टूट गए थे। राणा अपनी 3 3 रूठी रानियों को मनाने स्वदेश चले गए थे। यह लड़की मेरी नहीं है, वह गरज गरज कर चीखता रहा था। आखिर उतर आई ना अपने जात पर। क्या मैं इतना मूर्ख हूँ जो यह भी न समझ पाऊं कि इसका बाप कौन है? मुनीर एक शब्द भी नहीं कह सकी। कहती भी क्या? लाड साहब के बेटी दामाद उसके अतिथि होकर आए तो उनके साथ आया था उनका रावण सी देह और महिषासुर के से चेहरे वाला भयानक हबशी भृत्य रौबी। ऐसा डरावना चेहरा कि अंधेरे में कोई देख ले तो भय से मूर्छित होकर गिर पड़े। पर आहा, क्या गला था उसका! अपने भारी मांसल कंठ से उसने वीप नो मोर माय लेडी, ओह वीप नो मोर टुडे गाया तो मुनीर सिसकियां लेकर रोने लगी। यही गाना गाता था उसका प्रथम विदेशी प्रेमी। नीली आंखों और सुनहले बालों से मंडित सुभग व्यक्तित्व का स्वामी एंथनी। 18 वर्ष की सुंदरी मुनीर ने उसके उमड़ते प्रेमोदधि में पहली डुबकी इसी विदेशी के साहचर्य में ली थी। कैसे उसे अपने साथ विदेश ले जाएगा? कैसे विदेशी मेमे उसके सौंदर्य और सौभाग्य को देखकर जल भुनकर मर जाएंगी? सुनती मुनीर आनंद विभोर हो उठती।
पर एक दिन उसकी कल्पना के यूटोपिया को स्वयं एंथनी ही तोड़ फोड़ कर किसी बैरन की इकलौती पुत्री को ब्याहने विदेश चला गया। जीवन की उसी प्रवेशिका में अनुत्तीर्ण हुई थी मुनीर। इसी असफलता ने उसे उसके पेशे का प्रथम अनिवार्य पाठ पढ़ाया। उसके पेशे में लज्जा, क्षोभ एवं पश्चाताप के लिए कोई स्थान होने का प्रश्न ही नहीं उठ सकता था। धोखा, फरेब और निर्लज्ज आचरण तीनों ही उसे चोटी पर पहुंचा सकते थे, और वह पलक झपकाते ही एक दिन चोटी पर पहुंच भी गई। हफशिन से हीरा 3 वर्ष की भी नहीं हुई थी कि मुनीर ने बनारस के हरिश्चंद्र घाट के पास अपने विदेशी मित्र के सजे धजे बजरे में तीसरी पुत्री को जन्म दिया। अपने नवीन विदेशी प्रेमी के साथ वह जिद करके काशी के प्रसिद्ध बुढ़वा मंगल के मेले में चली आई थी। तीसरी पुत्री का गौर वर्ण, नीली आंखें और सुंदर सुनहले केश देखकर वह अपनी बदसूरत मझली पुत्री के जन्म की सारी व्यथा भूल कर रह गई थी। इससे सुंदर तोहफा उसके पेशे को और मिल ही क्या सकता था। एक तो पुत्री, उस पर सुंदरी, एक इसी सौंदर्य की लाठी टेकती वह ऐश आराम से अब अपना बुढ़ापा काट सकती थी। इसे सब देखते ही जान लेंगे कि इसका पिता कौन है। ध्यान रखना मुनीर, कहीं लाट साहब की नजर इस पर ना पड़े, मेरी नौकरी चली जाएगी, समझी। दुष्टता से मुस्कुराकर रॉबर्टसन ने मुनीर की गुदगुदी हथेली चूम ली थी। लाट साहब का वह मनचला एडीसी अपने मोहक व्यक्तित्व और रंगीन तबीयत के लिए यथेष्ट कुख्याति अर्जित कर चुका था, किंतु ऐसा उदार और प्रेम कला में पटु प्रेमी मुनीर को आज तक नहीं मिला था। इसी से वह उसे सहज में छोड़ना भी नहीं चाहती थी। रॉबर्टसन केवल एक उदार प्रेमी ही नहीं, आवश्यकता से अधिक उदार स्नेहालु पिता भी था। जितनी बार वह आता उतनी ही बार पुत्री के लिए उसकी सुकुमार देह से भी भारी भारी गहने गढ़वा लाता। पर पिता का यह लाड़ प्यार पन्ना को 4 ही महीने मिल पाया। उस सुदर्शन खलकामी विदेशी की बाहों में केवल यही संतान नहीं खेली थी। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम विभिन्न दिशाओं में उसकी नीली आंखों और सुनहले बालों के कई संस्करणों की सृष्टि हो चुकी थी। धीरे धीरे उसकी दुष्कृति की कहानियां एक दिन उसके प्रभु के कानों तक पहुंच गई। अनुशासन प्रिय कठोर हृदय लाट साहब ने उसे कुछ ही घंटों में भारत छोड़कर चले जाने का आदेश सुना दिया, और एक बार फिर मुनीर की तीसरी पुत्री भी समृद्ध पिता के रहते ही पितृहीन हो गई। रंग रूप और स्वभाव में सर्वथा विभिन्न तीन तीन पुत्रियों को पालने का भार मुनीर के कंधों पर पड़ा तो वह तनिक भी विचलित नहीं हुई। उनके लालन पालन में वह रियासती रानी रजवाड़ों की परंपरा निभाने लगी। ये तीनों मेरे 3 ICS बेटे हैं, वह बड़े गर्व से अपने नवीन प्रेमी ब्रिटिश रेजिडेंट से कहती। यह ठीक है, हीरा सुंदरी नहीं है, पर काले रंग पर तुम जैसे विदेशी कैसे मर मिटते हो यह मुझे पता है। एक दिन इसका यही काला रंग इसे तुम्हारे समाज में हीरे के मोल बेचेगा। स्विस गवर्नेस मिसेज विंसेंट ने तीनों को अंग्रेजी आदब कायदों की पॉलिश से ऐसे चमका कर रख दिया कि बड़े बड़े ताल्लुकदारों के यहाँ विदेशी अतिथियों के सम्मान में कोई भी जलसा होता तो मुनीर की तीनों पुत्रियों को विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता। पर मुनीर जानबूझकर ही तीनों को घर ही छोड़ कुछ न कुछ बहाना बना देती। जिन मुजरों में मुनीर के आते ही सैकड़ों मुग्ध दृष्टियों के नुकीले बाणों से बींधने लगते, वहाँ क्या यह संभावना सदा ही बनी रहेगी कि एक आध बाण उसकी निर्दोष किशोरी पुत्रियों को भी असमय ही बींध डाले। फिर 3 3 समझदार पुत्रियों के सम्मुख वह कभी भी अपना स्वाभाविक अभिनय नहीं कर पाती। 16 वर्ष की ही उसकी बड़ी पुत्री माणिक की नेपाली आंखों में संसार की कुटिल चालों की स्पष्ट वर्णाक्षरी छापे के सुगढ़ अक्षरों से ही स्पष्ट हो उठी थी। पुरुष को किस बंकिम कटाक्ष के मैग्नेट से खींचा जाता है, कैसे एक बार रेशमी पलकों को उठा बिजली की गति से झपका कर बंदी बनाया जा सकता है, फिर एक ही उदासीन दृष्टि की बिजली गिरा सदा के लिए तड़पते छोड़ा जा सकता है, किस मृत्युंजयी आमंत्रण पूर्ण दृष्टि से कैसे कठोर से कठोर हृदय पुरुष के कठिन व्यक्तित्व पर अपनी सील मुहर लगाई जाती है। यह सब कुछ माणिक ने सीख लिया था। यह कोई रटाया रटाया पाठ नहीं, स्वयं उस विलक्षण बालिका की ही जन्मजात प्रतिभा है। यह मुनीर समझ गई थी। उसे स्वयं अपने दिन याद आते। प्राणपण से की गई चेष्टा के फलस्वरूप ही वह आज इस सिंहासन पर बैठ सकी थी। आत्मग्लानि से तड़प घुटकर कितनी विवशता से वह चीनी वर्णाक्षरी सी दुरूह प्रेम की यह 12 खड़ी सीख पाई थी। चाबुक हंटर की मार के साथ पढ़ाए गए अपनी अभिशप्त जीवन पुस्तिका के एक एक परिच्छेद का स्मरण करते ही वह भय से सिहर उठती।
और उसी के रक्त मांस से बनी उसकी सुंदरी पुत्री, जिसे अभी तक वह सबके सामने टब में नंगी नहलाती, उसकी बाल क्रीड़ाओं से सबका मन मोह लेती थी, आज अचानक कैशोरे की सीढ़ी पर बिना पैर धरे ही यौवन शिखर पर खड़ी मुस्कुरा रही थी। काली कुत्सित हीरा दिन पर दिन और बदसूरत होती जा रही थी। उसके घुंघराले काले बाल षटपथ के टेढ़े मेढ़े पैरों की भांति भयावने बने, दिन रात तेल ठोंकने पर भी इंच भर नहीं बढ़ पाए थे। चेष्टा करने पर भी मुनीर उसे कभी माँ का प्रेम दे ही नहीं पाई, और शायद इसीलिए वह मात्र प्रेम वंचिता शांत बालिका बुरी तरह हकलाने लगी थी। पन्ना को पुकारने में वह कभी नहीं हकलाती थी। वह उसकी बहन ही नहीं, एक हमजोली भी थी। पर क्रूर हृदय माणिक को कभी पुकारने का अवसर आता और वह माँ 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 कह के हकलाती, लाल पड़ जाती, तो माणिक अपनी रूखी हंसी से उसे बुरी तरह मसल देती। चुप भी कर कलिया, माँ 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 किए जा रही है कल्लो परी। पन्ना पलटकर उसका मुंह नोच लेती। तुम्हें शर्म नहीं आती बड़ी दी, अपनी सगी बहन से ये सब कहते? ओह इंडीड। निर्लज्जता से हंसकर माणिक अपना सफेद अंगूठा दिखाकर कहती, सगी? हम तीनों में से कौन किसकी सगी है, बता तो जरा। सगी न होने पर भी माणिक और पन्ना के सर्वथा भिन्न चेहरों में भी आश्चर्यजनक रूप से साम्य था। दोनों की सुतवा नाक, उठे कपोल, उठने बैठने, हंसने और चलने की भंगिमा देखते ही कोई अपरिचित भी बता सकता था कि दोनों बहनें हैं। 18 वर्ष में ही माणिक और पन्ना की सौंदर्य ख्याति मृग नाभि की कस्तूरी की गमक सी छिपाए नहीं छिपती थी। सौंदर्य के अतिरिक्त दोनों बहनों के सुमधुर कंठ का जादू बड़े बड़े संगीत पारखियों को झुमाने लगा था। बचकाने कंठ से गाई गई दुरूह ध्रुपद घमार की आड़ी चौगुन लयकारी उन अनाड़ी विदेशियों को भी मंत्रमुग्ध कर देती, जिन्हें संगीत की 12 खड़ी तक नहीं आती थी। मुनीर दोनों पर कड़ी निगरानी रखती थी। प्रत्येक मुजरे में वह स्वयं उपस्थित रहती। मजाल थी कि कोई उन्हें एक बीड़ा पान का तो बिना उसकी अनुमति के खिला दे। अपनी पेशेवर हमजोलियों के नीच स्वभाव पर उसे रत्ती भर भी विश्वास नहीं था। क्या पता क्यों कभी ईर्ष्यावश उसकी कंठ की दोनों जादूगरनियों को पान के बीड़े ही में कांच या पारा पीस कर खिला दे। काम इतना बढ़ गया था कि मुनीर पुत्रियों से दिन रात लॉर्ड कमिश्नर के से दौरों पर बाहर ही रहती। एक बार ऐसे ही एक ताल्लुकेदार की पुत्री के विवाह में मुनीर तीनों पुत्रियों को लेकर जा रही थी। इतने वर्ष बीत जाने पर भी पन्ना उस भयावह रात को भूल नहीं पाई थी। सामने आती साइकिल पर सवार 3 सवारियों को बचाने में कार में बैठे 3 प्राणियों की आहुति देनी पड़ी थी। राजा साहब का ड्राइवर, मुनीर और हीरा। पलक झपकाते ही सब कुछ हो गया था। कई दिनों तक पन्ना माँ के रक्त से सनी देह, हीरा का खप्पर सा फटा माथा याद करके नींद में चौंक चौंक कर चीख उठती। बड़ी दी उसे अपने पलंग पर खींचकर छाती से लगा लिया करती। क्यों रोती है पन्ना? अम्मा चली गई तो क्या हुआ, मैं तो हूँ। और सच, बड़ी दी ने कितनी स्वाभाविकता से माँ का आसन ग्रहण कर लिया था। जिस पटुता से उन्होंने अम्मा का व्यवसाय संभाल लिया, उसे देखकर घाघ कारिंदे भी दंग रह गए। मुनीर की अनुपस्थिति में दोनों नादान किशोरियों को उंगली पर नचाने की उनकी समग्र योजनाओं पर तुषारापात हो गया। वहां तो बित्ते भर की माणिक उल्टा उन्हीं को उंगलियों पर नचाने लगी। पुराने ग्राहक पुरानी दुकान की नई साज सज्जा, चमक दमक, सुरुचिपूर्ण व्यवस्था देखकर परम संतुष्ट थे। त्रुटिहीन सेवा के उत्तरोत्तर दाम चुकाने में उन्हें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं थी। यही नहीं, कभी कभी तो अतिथियों की संख्या अकस्मात इतनी ही बढ़ने लगी कि व्यवसाय पटु माणिक को अपने विदेशी अतिथियों की परिमार्जित रुचि का विशेष ध्यान रखकर चीनी, जापानी एवं बर्मी परिचारिकाओं की नियुक्ति भी करनी पड़ी। उनके कुटिल मस्तिष्क की कुचालों और दिन रात की कलह से कभी कभी पन्ना ऊब उठती। पर माणिक अपनी उन दर्शनीय कठपुतलियों को बड़े चातुर्य से नचाती, उठाती, गिराती रहती। अब वह स्वयं बहुत कम बाहर जाती थी। बड़ी अनिच्छा से पन्ना ही को रियासती यजमानी निभाने इधर उधर जाना पड़ता। ऐसे ही एक जलसे में उसका परिचय विद्युत रंजन से हुआ था। युवा विद्युत रंजन इंदौर के राजकुमार कॉलेज का प्रतिभाशाली छात्र रह चुका था। पिता थे बंगाल की एक छोटी सी रियासत के राजा और माँ थी सौराष्ट्र की काठी वंश की राजकन्या। विलासी पिता का स्वभाव एवं माँ की अनुपम लंबी चौड़ी सुगठित देह ही विद्युत रंजन को विरासत में मिली थी। पन्ना को पहली दृष्टि में देखकर विद्युत रंजन मुग्ध हो गए थे।
माँ के भय से वर्षों तक प्रणय का आदान प्रदान लुक छिप कर ही चलता रहा था। कई महीनों तक वह पीली कोठी में पड़ा रहता, किसी को कानो कान खबर नहीं लगने पाती। पर एक दिन न जाने कैसे दबंग चतुर माँ के छिपे गेस्टापो उसे पकड़ कर ले गए। रातों रात दक्षिण की किसी बड़ी रियासत की सांवली राजकन्या से उसके फेरे भी फिरवा दिए गए। पर नवेली बहू की दक्षिणी आंखें, सांवला सलोना चेहरा और माँ का कठोर अनुशासन भी विद्युत रंजन को बहुत दिनों तक नहीं बांध सका। जहां जहां पन्ना जाती वो उसकी छाया बना घूमता फिरता। कभी कभी माणिक पन्ना की अल्प बुद्धि पर झुंझला उठती, इस पेशे में भला एक ही व्यक्ति से ऐसे बंधकर काम चल सकता है कहीं? तेरा प्रेमी तो किसी राजनीतिक दल का नेता भी है न रे? फिर भी वह क्यों नहीं समझता? उसका और हमारा पेशा तो बहुत कुछ एक सा ही है, माणिक कहती। विद्युत रंजन बड़ा ही दूरदर्शी व्यक्ति था। वह जान गया था कि एक न एक दिन ललमुहे सत्ताधारियों को सोने की चिड़िया का मोह त्याग कर अपने यूनियन जैक का ही कफन ओढ़ना होगा। इसी से उसने विदेशी वेशभूषा का स्वेच्छा से त्याग कर खद्दर के धोती कुर्ते का परिधान ग्रहण कर लिया था। पहले दिन वह बगुले के पंख सी सफेद मोटी धोती, कुर्ता और जवाहर कट वास्कट पहनकर आया तो माणिक ने उसका उठना बैठना दूभर कर दिया था। लो, 70 चूहे खाकर हमारी पन्ना का बिल्ला हज करने जा रहा है। मियाँ, ये टोपी तो रहने दी होती। सारंगी की गज में उसकी नुकीली टोपी को माणिक ने ऐसा लटका लिया जैसे मरी चिड़िया हो। पर आज उस टोपी ने विद्युत रंजन को महिमामय पद पर पहुंचा दिया था। एक बार की जेल यात्रा उसके लिए स्वर्ग का द्वार बन गई थी। उस व्यक्ति के कुटिल स्वार्थी स्वभाव को पन्ना नहीं पहचानती थी, ऐसी बात नहीं थी। वह यह भी जानती थी कि उसकी सोने के अंडे देने वाली बत्तख सी पत्नी अपनी एक एक बार की मायके की यात्रा से अशर्फिया भरी थैलियां लेकर लौटती है। इधर 5 ही वर्ष में पति को एक स्वस्थ पुत्र एवं 2 सुंदरी पुत्रियां देकर उसने अपनी गृहस्थी की नींव ठोस बना ली थी। फिर भी लाख चाहने पर भी पन्ना उसके जादुई व्यक्तित्व से संबंध विच्छेद नहीं कर पाई थी। दोनों में ठनकती तो कभी कभी पन्ना के जी में आता, उसकी छाती पर चढ़कर अपने उस अहंकारी दंभी प्रेमी का गला घोट कर रख दे। पर दूसरी क्षण उसके आलिंगन पाश में वह अपना क्रोध, कलंक और अपमान भूल कर रह जाती। पर आज 20 वर्षों से अडिग प्रेम का आलीशान महल दुर्भाग्य के एक ही भूकंपी धक्के में भरभरा कर गिर गया था। वह हृदयहीन व्यक्ति उसे दुर्दिन के ज्वार भाटे में डूबते उतराते अकेले ही छोड़कर कहीं दूर खिसक गया था। प्रथम यौवन के गरजते तरसते समुद्र में जब दोनों समय की पतवार दूर पटक मस्ती से डगमगाती तैरनी में तैरते आधा फासला पार कर चुके थे, तब मझधार में ही तूफान का आभास पाकर कुशल तैराक कर्णधार कूद कर तैरता हुआ किनारे लग गया था। रह गई थी केवल डूबती तरणी और भय से कांपती निराधार सहचरी। 40वें वर्ष में पन्ना मां बनेगी, इसी हास्यास्पद परिस्थिति की भ्रीड़ा से वह स्वयं ही संकुचित होकर जमीन में गड़ गई थी। कैसी विडंबना थी! कैसे कहेगी बड़ी दी से? क्या कहेंगी बड़ी दी और विद्युत रंजन? 5 महीने तक पन्ना ने किसी से कुछ नहीं कहा। उसकी सपाट छरहरी देह को देखकर कोई अनुभवी ही शायद उसकी अवस्था का अनुमान लगा सकता था। पर वहां अनुभव ही किसे था? उधर माणिक अपने दलबल को लेकर अजमेर शरीफ के उर्स में चली गई थी। जाने के 2 दिन पूर्व दोनों बहनों में ठनक भी गई थी। पन्ना के जयपुरी घराने के कथक नृत्य की प्रसिद्धि तब दूर दूर तक थी। माणिक को माँ के एक पुराने मित्र ने फरमाइश की थी कि उनके नवासे के मुंडन में पन्ना अपना वही बहुचर्चित नृत्य प्रदर्शित करे। बालम मेरो भोलो रे, मैं किस पर करूं गुमान, जिसे देखकर उन्होंने उसे बहुत पहले शुतुरमुर्ग के अंडों के से मोतियों की माला स्वयं पहना दी थी। पर पन्ना ने जीवन में पहली बार अपने रौबदार बड़ी दी की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। नहीं बड़ी दी, इस बार मैं कहीं नहीं नाच सकूंगी, तुम रोशन को भेज दो। क्या दिमाग खराब हो गया तेरा? जानती नहीं कि हमारे साल भर के रसद दूध दही घी कहाँ से आता है? कितना मानते आए हैं राय काका। आज उन्हीं ने एक सामान्य सा अनुरोध क्या किया और तू नाच नहीं सकेगी? नहीं बड़ी दी, पन्ना गिड़गिड़ाने लगी थी, तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ, मुझे इस बार माफ कर दो, मैं नहीं नाच सकूंगी। क्यों री? तबीयत तो खराब नहीं कर बैठी कहीं? बड़ी दी के संदिग्ध दृष्टि ने उसके पेट की आंतों का भी जैसे एक्सरे लेकर रख दिया था। काश
पन्ना ने वह सुअवसर नहीं गंवाया होता। बड़ी दी से तभी खुलासा कर देती तो शायद बात का बतंगड़ भी न बनता। नहीं बड़ी दी, ऐसी कोई बात नहीं है, उसने कह दिया था। तब तब क्यों नहीं नाचेगी भला? क्या तेरे आकाश ने नाचने गाने की मनाही कर दी है? अगर ऐसी बात है बहन, एक लंबी सांस खींचकर माणिक ने उसे बाहों में भर लिया था। तब तो उससे साफ साफ कह देना, हमारी अंचल ग्रंथि क्या एक ही पुरुष के चदरे से बंधी रह सकती है? वो तो हर पल हर चिन्ह खुल खुल कर नए नए चदरे के गांठ से बंधती रहती है। हम हर चादर के गांठ के साथ ऐसे ही खींची चली गई, तब तो हो चुका हमारा। पन्ना सिर झुकाकर रोने लगी थी। ओह, तब विद्युत रंजन ने ही मना किया होगा, यह समझी थी माणिक। ग्राहक कितना ही समृद्ध क्यों न हो पन्ना, वे अनुभवी मंजेश्वर में कहने लगी थी। समझदार दुकानदार क्या उसी एक ग्राहक के भरोसे अपनी दुकान चलाता है? तू कुछ मत कहना, मैं बातें कर लूंगी विद्युत रंजन से। बड़े आए हैं हुक्म चलाने वाले। आधी उम्र बीत गई, अब हमें सतवंती बनाने चले हैं। पर माणिक जितनी ही मीठी बातों से उसे फुसलाती, पन्ना उतनी ही अकड़ती गई। अंत में माणिक भी धैर्य खो बैठे। ऐसी निरर्थक बेनती चिरौरी का उसे अभ्यास नहीं था। ठीक है, वे पन्ना के सम्मुख तन कर खड़ी हो गई थी। तुम्हें मेरे साथ रहना है तो रुद्राक्ष की माला जप कर नहीं रह पाओगी। कल ही अपने विद्युत रंजन के साथ चल दो, मैं भी देख लूंगी कैसे वह तुम्हारा अधेड़ अंगूठा पकड़ा है। 17 को राय काका के नवासे का मुंडन है, 15 को मैं लौटूंगी। तब तक तुम्हें निश्चय कर लेना होगा, या तुम मुजरे का बयाना स्वीकार करोगी या मेरी कोठी खाली कर दोगी। समझिए? कोठी किसकी है, तुमसे छिपा नहीं है। अपना अंतिम अचूक बाण मर्म स्थल पर लगा देखकर वह अकड़कर अपने कमरे में चली गई थी। कोठी किसकी थी, यह पन्ना 20 साल पहले जान चुकी थी। माणिक के राणा पिता ने कोठी बनते ही उसे अपनी पुत्री के नाम पर कर दिया था। शायद दूरदर्शी राणा बहुत पहले ही जान गया था कि मुनीर पर उसका सर्वाधिकार कभी सुरक्षित नहीं रह सकता। दूसरे दिन तड़के ही माणिक चाबी का गुच्छा छन्न से पटक कर चली गई थी। बड़ी दी को वह खूब पहचानती थी। लाख रूठे लाडली बहन का वियोग क्या उन्हें सह्य होगा? आज तक एक आलाप भी क्या वे उसके बिना ले सकी है? फिर बड़ी दी ने उसके लिए क्या कुछ भी त्याग नहीं किया? ढाका के प्रसिद्ध जमींदार रहमतुल्ला बड़ीदी के दिल्ली के दरबार के प्रसिद्ध मुसाहिब थे। मुनीर की मृत्यु के तीसरे ही दिन वे बड़ीदी के पास विवाह का प्रस्ताव लेकर आए थे और उनके लाख सिर पटकने पर भी बड़ीदी राजी नहीं हुई थी। विदुर रहमतुल्ला के दर्शनीय व्यक्तित्व, अटूट वैभव और उदार सरल स्वभाव के सहारे बड़ीदी संभ्रांत जीवन व्यतीत कर सकती थी। मैं तुम्हें ऐसी जगह ले जाऊंगा माणिक, जहाँ किसी ने अगर तुम्हारी पिछली जिंदगी का पर्दा उठाने की कोशिश भी की तो मैं उसकी आंखें निकाल लूंगा, उन्होंने कहा था। और क्या अपनी ही आंखें भी निकाल पाएंगे सरकार? दुष्टता से मुस्कुराकर माणिक छोटी बहन के सामने ही रहमतुल्ला की गोद में सिर धर कर लेट गई थी। मैं हमेशा के लिए तुम्हारी होकर बैतल मसूद में आ गई तो दिन रात मेरी जिंदगी का पर्दा उठा उठा कर झांकते रहोगे, और फिर इसका क्या होगा भला? उन्होंने पन्ना को अपनी ओर खींच कर पूछा था। क्यों, मेरी साली के लिए मेरी उतनी ही बड़ी हवेली में क्या एक कमरा नहीं जुटेगा? रहमतुल्ला की भूरी मुझे सतर हो गई थी। बस मियाँ, रहे बुद्धू के बुद्धू, यह चेहरा देखते हो, यही मोल आका इसका। तुम्हारी हवेली के एक कमरे में तो इसके पैर की एक जूती भी नहीं समाएगी। ऐसी सुंदरी बहन को दहेज में ले जाए, ऐसी मूर्ख नहीं है राणा की बेटी। रहमतुल्ला उसी रात को रूठ कर हैदराबाद चले गए और वहां से अपनी चचाजाद बहन को ब्याह लाए थे। अपनी कमसीन नवेली के लाड़ में डूबकर वे शायद बड़ी दी को हमेशा के लिए भूल कर ही रह गए थे। पन्ना न होती तो शायद बड़ी दी आज बेगम रहमतुल्ला होती। ऐसी स्नेही बड़ी दी से पन्ना इतना बड़ा कलंक छिपा क्यों गई? पन्ना गहरे सोच में डूबती उतराती अपने कमरे में लेटी रही। 2-3 बार आकर खानसामा खाने के लिए पूछ कर लौट गया। पानी भी उसके कंठ से नीचे नहीं उतरा था। जितना ही वह सोचती, भविष्य का अंधकार उतना ही भयावह बनकर उसे अपने में समेट लेता। दोपहर को विद्युत रंजन स्वयं ही न जाने कहां से टपक पड़े। बड़ी लड़की के ससुराल से तार पाकर भागते गए थे। दामाद की शिकार यात्रा में हाथी के हौदे से नीचे गिरकर हाथ की हड्डी टूट गई थी, वहीं से लौट रहे थे। पटना में दूसरी गाड़ी के लिए उन्हें 4 घंटे रुकना था। पन्ना को बहुत दिनों से नहीं देखा था, सोचा एकदम पहुंचकर उसे अचरज में डाल देंगे।
पन्ना की स्निग्ध हंसी, मधुर संभाषण और त्रुटिहीन सेवा मनहूस यात्रा की सारी थकान दूर कर रख देगी। लेकिन पीली कोठी का सन्नाटा देखकर ही उनका माथा ठनक गया। न तबले की थाप, न घुंघरू की छनक, न मीठे गलों की हंसी। पता लगा बड़ी 2 लड़कियों को लेकर उर्स गई है। छोटी दी है, तबीयत ठीक नहीं है। सुबह से बिना कुछ खाए पिए 2 मंजिले में लेटी है। विद्युत रंजन को सहसा सम्मुख खड़ा देखकर पन्ना अपना यत्न से कंठस्थ किया गया पाठ भी भूल गई। क्या कहे, कैसे प्रारंभ करे। सदा फूक फूक कर पैर रखने वाली पन्ना, जो उद्दाम यौवन के प्रथम ज्वार भाटे में भी चट्टान से दृढ़ खड़ी रही थी, आज गत यौवना होकर कैसे ढलती वयस की सामान्य तरंगों में बह गई। क्या तबीयत ठीक नहीं है पन्ना? शायद विद्युत रंजन के नरम गले के प्रश्न ने ही उसकी रुलाई को उभार दिया। वह सिसकियों के बीच सब कुछ कह गई। माणिक का कठोर आदेश कुछ ही दिनों का नोटिस दे गया था। इसी बीच तुम्हें कुछ व्यवस्था करनी होगी। तुमने एक बार कहा था ना कि तुम्हारी कहीं एक छोटी सी शैटी है, वही दे देना मुझे, वहीं पड़ी रहूंगी। पागल हो गई हो क्या? विद्युत रंजन ऐसे दूर छिटक कर कुर्सी का सहारा लेकर खड़े हो गए जैसे बिजली का झटका लग गया हो। इसी महीने मुनिया माँ बनने वाली है। चुन्नी की सगाई नरसिंहगढ़ वालों से करीब करीब पक्की हो गई है। ऐसे में तुम्हें यह क्या सूझी? अच्छा। सदा शांत रहने वाली पन्ना क्रुद्ध शेरनी की भांति उछलकर उसके सामने खड़ी हो गई। तुम्हारी एक बेटी माँ बनने वाली है, दूसरी दुल्हन, इसी से उस तीसरे की तुम्हें कोई चिंता नहीं है? इसे मैं ही नहीं, तुम भी इस संसार में ला रहे हो। यह क्यों भूल जाती हो पन्ना कि इसे मैं ही नहीं, कोई और भी इस दुनिया में ला सकता है। इतना कहकर वह तीर सा बाहर निकल गया था। पन्ना को जैसे पक्षाघात का झटका सा लग गया और पंगु बना गया। न वह हिली न डुली, देर तक वैसी खड़ी रह गई। इतना बड़ा लांछन! आज 8 वर्षों से बड़ा प्रलोभन भी उसे नहीं डगा पाया। केवल कंठ और नृत्य की बाजीगरी से ही इस ग्राहकों को सम्मोहित कर वह इतना कमा लेती है कि शरीर को गिरवी रखने की न आवश्यकता ही थी, ना इच्छा। विद्युत रंजन से वह कभी कुछ नहीं छिपाती थी, फिर भी इतने बड़े दुस्साहस से ऐसी कठोर बात वह कैसे कह सका। बड़ी दी उसे कितना समझाती रही, पन्ना, तू तो समय से पूर्व ही रिटायर हो रही है रे। हमारा अनुभव ही तो हमारा मूल्य निर्धारित करता है, और फिर तू तो ज्यों की त्यों धरी है, अभी से क्यों कंठी पहन ली। पर पन्ना जिद पर अड़ी रही थी। धीरे धीरे बंदे ग्राहकों ने स्वयं ही उसकी आशा छोड़ दी। आज उसने बड़ी दी का कहना माना होता तो वह भी इन 8 वर्षों में कलुषित धनराशि में कितने ही शून्य और बढ़ा सकती थी। 8 वर्षों में विद्युत रंजन को छोड़ कोई पुरुष उसकी तर्जनी तक नहीं पकड़ पाया था। आज उसी का प्रेमी स्वयं अपने हाथों से उसके उजले धुले चेहरे पर कलुष की कालीमा पोत गया। घृणा, क्रोध और व्यथा से उसका सर्वांग थरथर कांप उठा। कहाँ जाएगी अब? ऐसी अवस्था में बड़ी दी के यहाँ रहने में भी दिन रात अपमान की घूंट घुटकनी होगी। बहुत पहले अम्मा उसकी रुग्ण मौसी को लेकर हवा बदलने के लिए अल्मोड़ा गई थी। उन दिनों क्षय रोगियों को कैंटोनमेंट की सरहद से बाहर रहना होता था। ब्राहटन कॉर्नर के सीमांत में बिताए उन दिनों की स्मृति ही उसे वहां खींच ले गई थी। बैंक में उसका उदार विदेशी जनक उसके नाम जिस धनराशि को छोड़ गया था, उसे आज तक उस अदर्शी पिता के प्रति अभिमानवश ही उसने छुआ भी नहीं था। अब उसी के सहारे वह दिन काट लेगी। पर तब वह क्या जानती थी कि विधाता का क्रूर खिलवाड़ उसकी गोदी के धन को छीन कर दूसरे की संतान से उसकी गोद भर देगा। बड़ी दी को उसने एक संक्षिप्त पत्र में ही सब कुछ लिख दिया। बड़ी दी, तुम सबके आशीर्वाद से मुझे कन्या रत्न की प्राप्ति हुई है। तुमने उस दिन कहा था ना, एक न एक दिन मुझे लौटकर तुम्हारी शरण में आना होगा। अब तुम्हारी शरण में 2 प्राणी एक साथ आ रहे हैं। तुम्हारी पन्ना। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे शिवानी जी का लिखा हुआ उपन्यास कृष्णकल्ली, इसका दूसरा भाग। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लग रहा होगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। आपका दिन शुभ हो।